सो हाय एवरीवन। हमने लास्ट पार्ट में देखा था ऑफ चैप्टर 2 ऑफ क्लास 11th अकाउंटिंग दैट वी कवर्ड एंड वी अंडरस्टैंड कि आपका बिजनेस कैसे चलता है एंड वी कोरिलेट बिजनेस एंड अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस। जैसे हमने देखा था कि देयर इज अ बिजनेस ऑफ डॉली चाय वाला, ही इज डूइंग बिजनेस। तो बिजनेस करते हैं तो व्हाई अकाउंटिंग इज नीडेड, क्यों अकाउंटिंग क्यों जरूरत है, राइट? वी अंडरस्टैंड दिस इन द लास्ट पार्ट। वी ऑल्सो अंडरस्टैंड कि आपकी क्या क्या ट्रांजेक्शन्स हो सकती हैं एक बिजनेस के अंदर, लाइक जैसे इसने यहाँ पे अपना ठेला खरीदा था, केटली, ग्लासेस, शुगर, इन्वेंट्री एंड सो मेनी थिंग्स। सो वी कवर्ड बेसिकली असेट्स, लाइबिलिटीज। वी ऑल्सो अंडरस्टैंड, हमने समझा था कि आपका पीएनएल कैसे बनता है, हाउ वी कैलकुलेट प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट क्यों इंपॉर्टेंट होता है। तो इफ यू मिस दैट पॉइंट यू कैन गो इन द लास्ट पार्ट which is a very small video of 20 minutes. You can cover it in just very quick way. तो हमने बेसिक ये चीज समझी थी। आज हम लोग समझने वाले हैं पूरी की पूरी अकाउंटिंग टर्म्स, एक एक टर्म को समझेंगे विद डॉली चाय वाला एग्जांपल। हम देखेंगे कि डॉली के जो बिजनेस है उसके अंदर उन टर्म्स को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। इफ यू विल वॉच दिस 20 to 25 minutes वीडियो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द होल बिजनेस सिनेरियो विद अकाउंटिंग टर्म्स, जैसे आपकी कैपिटल ड्राइंग्स, ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस स्मॉल वीडियो। सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग, बहुत छोटी वीडियो होगी एंड आई विल एक्सप्लेन विद ईच एंड एवरी एग्जांपल as much as you can, as I can go on each terms. So let's start from the first thing. So yeah, first let's start with the first term which is given in your book, capital. कैपिटल क्या होता है? सो हम जो भी समझेंगे यहाँ पे डॉली चाय वाले एग्जांपल के साथ समझेंगे। तो वी आर अंडरस्टैंडिंग राइट नाउ कैपिटल। व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल मींस डॉली ने डॉली ने अपने बिजनेस में 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किए। 10,000 रुपीज उसने बोला अपने बिजनेस को, बिकॉज बिजनेस एंड डॉली बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। मालिक और बिजनेस हमेशा अलग होता है। मालिक बिजनेस को पैसा देता है और बिजनेस उस पैसे से बिजनेस चला के कुछ प्रॉफिट कमा के मालिक को देता है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन दिस एस्पेक्ट कि बिजनेस अलग है और आपका मालिक अलग है। डॉली का चाय वाला बिजनेस अलग है एंड डॉली अलग है। सो वी अंडरस्टैंड फ्रॉम द फर्स्ट अकाउंटिंग टर्म कैपिटल। कैपिटल मीन्स उसने अब 10 लाख रुपए, 10,000 रुपए दिए टू बिजनेस। तो जब 10,000 रुपए बिजनेस के पास आए, मतलब चाय का जो उसका ठेला है उसके बाद 10,000 रुपए आए, सो व्हाट विल बी द अकाउंटिंग एंट्री? मतलब क्या होना चाहिए, आप खुद ही सोचो। जैसे हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि उसके पास पैसा आया, कैश आया बिजनेस के पास। तो अगर आपके पास कोई असेट आ रही है तो दैट इज विल बी डेबिटेड, कैश डेबिट, क्यों पैसा आ गया। बट अब दूसरी ट्रांजेक्शन तो होनी चाहिए, क्योंकि मैंने समझाया था हर एक ट्रांजेक्शन के दो इम्पैक्ट्स होते हैं। हर एक ट्रांजेक्शन के दो इम्पैक्ट्स होते हैं। पहला इम्पैक्ट तो हो गया कि पैसा आया तो पैसा डेबिट हो गया आपका। बट दूसरा इम्पैक्ट क्या होगा? तो दूसरा इम्पैक्ट होगा कि अगर बिजनेस ने, सोचो आप खुद ही सोचो, बिजनेस ने पैसा लिया मालिक से तो उसको वापस तो करना है ना मालिक को। सो दैट्स अ लाइबिलिटी फॉर बिजनेस, वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है। सो वी विल कॉल इट कैपिटल, दैट इज अ लाइबिलिटी। क्योंकि आप देखोगे हमने लास्ट पार्ट में भी कवर किया था, इफ वी हैव कैपिटल दैट इज योर लाइबिलिटी बिकॉज बिजनेस हैज टू गिव इट बैक टू द ओनर। सो इन दिस वे दिस इज अ लाइबिलिटी फॉर अ बिजनेस। तो हम बोलेंगे बिजनेस के पास 10,000 रुपये आ गए एंड 10,000 रुपीज उसके पास लाइबिलिटी भी आ गई। सो सिंपल वर्ड्स, मनी और असेट इन्वेस्टेड बाय द ओनर, ओनर मीन्स डॉली इन द बिजनेस। डॉली इन्वेस्ट 1 लाख टू स्टार्ट इज टी स्टॉल, दैट इज अ कैपिटल। आपको अकाउंटिंग एंट्री भी इसकी समझ में आ गई, फर्स्ट थिंग इज क्लियर। लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स मीन्स डॉली ने शाम को, सपोज शाम को उसका बिजनेस स्टार्ट हो गया, उसने बिजनेस चाय वाय बेचा दिन भर में, एंड एट द एंड ऑफ द डे व्हाट ही डिड, उसने 500 रुपये निकाले अपने गल्ले में से टू बाय सम ग्रोसरीज फॉर एट होम, ताकि वो घर पे अपने साग सब्जी और घर के लिए ग्रोसरीज लेके जा सके। सो ही विड्रॉ 500 रुपीज। तो इसका आप सोचो इम्पैक्ट क्या होगा अगर 500 रुपीज डॉली जब विड्रॉ कर रहा है अपने पर्पस के लिए, तो उसने एक्चुअली बिजनेस के परस्पेक्टिव से देखोगे तो बिजनेस ने 500 रुपये उसको वापस कर दिया, राइट?
तो इसकी एंट्री होनी चाहिए आपकी कैपिटल, तो आपका चला गया, मतलब जो आपकी लाइबिलिटी थी 10,000 रुपये की, जो लाइबिलिटी थी वो 500 रुपये से अब कम हो गई, क्योंकि आपने 500 रुपये वापस कर दिया बिजनेस ने, राइट। और दूसरी ट्रांजेक्शन क्या होगा, दूसरा इम्पैक्ट क्या होगा इसका, एवरी ट्रांजेक्शन हैव टू इम्पैक्ट्स, तो सेकंड इम्पैक्ट क्या होगा आप सोचो। सेकंड इम्पैक्ट इज उसके पास से कैश चला गया। सो दिस इज अकाउंटिंग एंट्री। तो अगर मैं आपको इसको बैलेंस शीट में दिखाऊं तो यहां से आपका 500 रुपये माइनस होगा इन केस ऑफ ड्राइंग, और यहां से भी आपका 500 रुपये माइनस होगा। सो एवरी ट्रांजेक्शन हैव टू इम्पैक्ट्स, इसीलिए हमारी बैलेंस शीट ऑलवेज मैच करती है कि अगर आपको कोई भी ट्रांजेक्शन हो उसके दो इम्पैक्ट्स होने ही होने, एंड यू बैलेंस शीट ऑलवेज गेट मैच। तो यहाँ से भी आपका 500 कम होगा, तो सपोज यहाँ पे आपका 10,000 हो जाएगा, एंड हियर ऑल्सो यू विल गेट 10,000। सो इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। Oh, I hope it's clear to you all. Now we will move to the next part, that is your liability. So what is liability? Liability means something which we acquired on credit basis, मतलब हमने उधार पे लिया है। In our example, suppose Dolly has taken the milk, जो दूध लेके आया था वो उधार पे लेके आया from the shop. So that's a liability फॉर अ बिजनेस, बिकॉज बिजनेस ने पैसा दिया नहीं। अब आप देखो, जैसे मान लो इसका इम्पैक्ट देखते हैं, मान लो वो दूध लेके आया आपका 1,000 रुपए का, मॉर्निंग में गया 1,000 रुपए का दूध लिया बट पैसे नहीं दिए, तो दो इम्पैक्ट होंगे आपके। तो एक तो आपके पास मिल्क आ गया, क्योंकि असेट आई तो इट विल बी डेबिटेड। अब ये सोचो हर ट्रांजेक्शन के दो इम्पैक्ट्स होते हैं, तो दूसरा इम्पैक्ट क्या होगा इसका। मैंने बोला कि क्या मेरे पास से पैसा गया 1,000 रुपीज, नहीं, मेरे पास एक लाइबिलिटी आ गई, एंड लाइबिलिटी जब भी आपकी बढ़ती है दैट विल बी क्रेडिटेड। तो आपका 1,000 रुपए की लाइबिलिटी आपकी यहाँ पे खड़ी हो गई। वाई वी क्रेडिटेड लाइबिलिटी वी हैव कवर्ड ऑलरेडी इन द लास्ट पार्ट, यू कैन गो एंड अंडरस्टैंड कि लाइबिलिटी हम लोगों ने क्यों क्रेडिट करी। सो दिस इज हाउ द योर लाइबिलिटी वर्क्स। बट अब लाइबिलिटी में बोलूँ तो लाइबिलिटी में दो तरह की लाइबिलिटीज होती है, फर्स्ट इज योर करंट लाइबिलिटी एंड सेकंड इज योर नॉन करंट लाइबिलिटीज। व्हाट इज करंट लाइबिलिटी एंड व्हाट इज नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी मीन्स विच इज एक्सपेक्टेड टू बी पे इन अ वेरी शॉर्ट टर्म पीरियड, मतलब मेरे पास कोई ऐसा पैसा उधार लिया मैंने, and I'm going to pay in very short term period, like just within 1 year, within a year. So that's your current liability. There are few more conditions are here, but we will try to understand in the next part. Not in the next part, but we will cover in detail that things in the next chapters. बट अभी आपको समझ के चलना है बस करंट लाइबिलिटी में क्या है, एक साल के अंदर आप पे करने वाले, दैट इज योर करंट लाइबिलिटी, बट देयर आर फोर फ्यू मोर कंडीशंस। उसके बाद अगर अगर वो आपकी करंट लाइबिलिटी नहीं है, इफ इट इज नॉट गोइंग टू बी पे इन 1 ईयर, तो वो आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी होगी। सिंपल। मीन्स लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, आपने एक साल से ज्यादा के लिए कुछ कर्जा लिया, उधार लिया, दैट इज योर। तो वी हैव टू काइंड ऑफ लाइबिलिटीज, नॉन करंट एंड करंट। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ डॉली चाय वाला, कि उसके केस में नॉन करंट क्या होगी और करंट क्या होगी। सो मान लो डॉली ने अपना बिजनेस चलाने के लिए बैंक से लोन लिया था फॉर 3 इयर्स, सो दैट ही नीड टू रीपे, राइट, उसको वापस रीपे करना पड़ेगा। सो व्हेन ही इज गोइंग टू रीपे दैट अमाउंट, सो जस्ट गिव मी अ मिनट। So when he's going to repay that loan, sorry, so Dolly have two kind of liabilities, non current and current। समझते हैं नॉन करंट उसके केस में क्या होगा डॉली के केस में। सो इन केस ऑफ डॉली वी हैव फर्स्ट इज योर लोन। डॉली ने सपोज लोन लिया 3 साल के लिए, सो ही नीड टू रीपे आफ्टर 3 इयर्स, तो 3 साल बाद देना है, तो उसके लिए वो क्या हो गया, एक तरह से नॉन करंट लाइबिलिटी विच इज नॉट गोइंग टू रीपे राइट नाउ। उसको एक साल के अंदर नहीं देना, उसको 3 साल के अंदर देना है। सो दैट्स अ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी एंड इट इज नोन एज नॉन करंट लाइबिलिटी। एग्जाम्पल लेते हैं, तो इसका मान लो बैंक से उसने लोन लिया 5 लाख रुपीज, लेट्स अज्यूम ही टुक अ लोन ऑफ 5 लाख रुपीज।
सो ही नीड टू रीपे दैट 5 लाख रुपीज, मैंने बोला 3 साल के अंदर। तो अभी अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी? सो द अकाउंटिंग एंट्री विल बी, उसके पास क्या हुआ, पैसा आ गया, बैंक में पैसा आया कितना, 5 लाख रुपीज, एंड ही नीड्स टू टेक द सेकंड इम्पैक्ट। तो आप खुद सोचो दूसरा इम्पैक्ट क्या होना चाहिए व्हेन ही टेकिंग लोन। पैसा आएगा उसके पास, एक चीज, तो दूसरी चीज क्या है, उसकी लाइबिलिटी खड़ी हो गई, सो दैट्स अ लोन, लोन इज अ लाइबिलिटी। तो उसके पास एक लाइबिलिटी खड़ी हो गई ऑफ रुपीज 5 लाख। तो अगर मैं इसको समझूं हमारे ट्रांजेक्शन के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर, तो यहाँ पे उसके पास बैंक आ जाएगा ऑफ 5 लाख, एंड उसके पास एक लोन आ जाएगा 5 लाख का। सो दिस अमाउंट विल चेंज, दिस विल बी योर 5,10,500, एंड दिस इज ऑल्सो 5,10,500। कि बोथ द इम्पैक्ट्स, दोनों इम्पैक्ट्स हमने ले लिए हैं, वी हैव रिकॉग्नाइज बोथ द इम्पैक्ट्स, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। एंड इफ आई टॉक अबाउट करंट लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी मीन्स कि उसने कुछ सामान उधार पे लेके आया, फॉर एग्जाम्पल वो 2,000 रुपए की चीनी उधार पे लेके आया, डॉली गया दुकान पे एंड ही सेड कि मैं आपको कुछ दिनों बाद दूंगा, आप मुझे चीनी दे दो। तो वो जब चीनी लेके आया, तो वो उधार पे लेके आया, तो उसके पास क्या हुआ, आप इसका इम्पैक्ट देखो क्या होगा, कि पहला इम्पैक्ट तो हो गया कि उसके पास शुगर आ गई, शुगर इज असेट, उसके पास 2,000 रुपए के शुगर आ गई, तो डेबिट हो गया। मतलब दूसरा इम्पैक्ट क्या होगा इसका, द सेकंड इम्पैक्ट विल बी, उसकी एक लाइबिलिटी खड़ी हो गई, दैट इज योर पेबल, विच वी से ट्रेड पेबल, और यू कैन से, हम उस बंदे का नाम लिख देते हैं जिससे वो शुगर लेके आया, तो हमने बोल दिया टू वेंडर। वेंडर मतलब जिससे हमने सामान खरीदा, जिसको हमें पेमेंट करनी है, एंड कस्टमर इज जिसको हमने सामान बेचा। तो वेंडर इज जिसको हमें, जिससे हमने सामान खरीदा, जिसको हमें पेमेंट करनी है, तो हमने बोला 2,000 रुपये हमारे पास उसके नाम से अकाउंट में खड़ा हो गया, कि भाई यहाँ पे हमारे पास शुगर मान लो आ गई, शुगर इज फॉर 2,000, एंड यहाँ पे मेरी लाइबिलिटी खड़ी हो जाएगी, वेंडर का नाम आ जाएगा, मान लो मुकेश। तो 2,000 रुपये की हमारे पास यहाँ पे लाइबिलिटी खड़ी हो गई। तो दिस इज हाउ accounting entries work, and this is a simple meaning of these 5 terms: capital, drawing, liabilities. Liability, in liabilities we understand about non-current liabilities and current liabilities. That's it. Let's move further. Now let's understand asset. हमने समझा अभी liabilities क्या होती हैं, right? We understand capital, drawing, तो हमने अभी जो समझा वो हमने ये वाली साइड समझी, capital, drawing and liabilities. Now we will understand this line, asset. So asset में क्या होता है हमारा, current assets, non-current assets, tangible asset, intangible and fictitious asset. So I will tell you how it works. So first is your tangible, then intangible, and then fictitious. But intangible we have two assets, current asset and non-current asset. तो हम पहले समझते हैं what is tangible. Tangible ऐसा asset which is physical asset, जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो। तो इन डॉली केस में आप देखोगे तो tangible asset is उसका गैस स्टोव, कप्स, टेबल, उसका कार्ट, फर्नीचर, जो भी उसकी दुकान में आप देख सकते हो, छू सकते हो, दैट इज योर फिजिकल असेट, टेंजिबल असेट। बहुत सिंपल है, ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। इनटेंजिबल मीन्स विच वी कांट सी, राइट। अब डॉली का नाम इतना फेमस है उस एरिया में, सो ही, इट विल बी कंसिडर एज इनटेंजिबल असेट, क्योंकि उसके नाम से चाय बिक रही है, राइट। तो अगर डॉली चाय वाले के नाम से चाय बिक रही है, सो दैट्स ऑल्सो असेट, बट हम उसको देख नहीं सकते। तो इसको हम बिजनेस में कैसे कंसिडर करेंगे, आई थिंक दैट वुड बी योर क्वेश्चन, कि आप पूछ सकते हो कि भाई ये मेरा असेट कैसे हुआ, अगर उसके नाम से चाय बिक रही है तो ये असेट कैसे हुआ। देखो अगर उसके नाम से चाय बिक रही है मीन्स समवेयर बिजनेस इज गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम इट, तो बिजनेस का फायदा तो हो रहा है जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ दैट नेम, सो दैट्स अ ब्रांड नेम विच वी ऑल्सो से गुडविल। अगर मैं डॉली चाहे, अगर डॉली चाहे तो वो अपना ब्रांड नेम किसी और को बेच सकता है और उसके बदले पैसे ले सकता है,
व्हाट ही विल डू, वो बस अपना बोलेगा आप मेरा नाम यूज कर लो, मुझे 1 लाख रुपीज पर एनम चाहिए इसका। तो दैट इज हाउ इट वर्क्स, ब्रांड नेम एंड गुडविल। तो दैट्स अ इंटेंजिबल एसेट जिसे हम छू नहीं सकते, बट असेट है। तो इसको हम बुक्स में कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, आगे हम नेक्स्ट चैप्टर्स में आगे देखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे दैट हाउ इट वर्क्स। गुडविल, राइट। Then we have fictitious assets. So fictitious asset means it is a kind of asset in which we have spent money. For example, डॉली ने एक बहुत बड़ा एडवर्टीजमेंट करवाया एंड ही कॉल्ड शाहरुख खान, ऑन हिज इवेंट, और उसको इवेंट पे उसने 10 लाख रुपीज दिए। फॉर एन एग्जाम्पल 10 लाख रुपए शाहरुख खान को दिए सिर्फ इवेंट पे आके उसकी ओपनिंग करने के लिए, उस कार्ड का ठेले को ओपनिंग करने के लिए। तो उसने देखो 10 लाख रुपए खर्चा कर दिया। अब बस अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से समझना, उसके जेब से टू कैश 10 लाख रुपए तो चले गए। अब इसका दूसरा इम्पैक्ट क्या होगा, तो क्या मैं यहाँ पे एक्सपेंस डाल दूं, एक्सपेंस 10 लाख रुपीज, मैंने 10 लाख का खर्चा किया। आप खुद सोचो अगर मैं 10 लाख का खर्चा उसी दिन डाल दूंगा ना, तो जो यहाँ पे P&L बन रहा था, मैंने दिन में 3 हजार का कप बेचा, 500 रुपये छोटू को दिए, 500 रुपये की मेरी असेट्स जो भी लगी कंजम्पशन, और यहाँ पे अगर मैं एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस के नाम से सपोज 10 लाख रुपए डाल दूं, तो यहाँ मेरा कितना लॉस आ जाएगा आप सोच सकते हो। मतलब यहाँ पे इसका 9 लाख समथिंग आपका लॉस आ जाएगा, 9,98,000 समथिंग, इतने का उसका लॉस हो जाएगा ब्रो, फर्स्ट डे पे उसका लॉस दिखेगा। सो दिस इज नॉट अ राइट थिंग। अगर आप खुद सोचो कि मैं सेल एक दिन की बुक कर रहा हूँ, खर्चे एक दिन की बुक कर रहा हूँ, और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस जो मैंने आज की जिसका फायदा मुझे आगने वाले 10 साल तक मिलेगा, अगर शाहरुख खान से कार्ड पे आया, सो ही इज गोइंग टू गेट द बेनिफिट इन द नेक्स्ट 10 years बाय पॉपुलैरिटी और एडवर्टीजमेंट और एनीथिंग। तो क्या हमें उससे आज ही खर्चा डाल देना चाहिए, नहीं, राइट। हम एक दिन में तो उसका खर्चा रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज उसके P&L में आप देखो कितना ज्यादा लॉस बुक हो जाएगा। सो व्हाट वी कैन डू हेयर, व्हाट अकाउंटिंग सजेस्ट, अकाउंटिंग क्या बोलता है कि आपने 10 लाख का खर्चा किया, एक दिन के लिए तो किया नहीं है, आपने 10 साल के लिए किया है, तो इसको आप 10 साल में रिकॉर्ड करो। तो मैं आज क्या खर्चा डालू, मैंने नहीं, आज खर्चा नहीं जाएगा आपका यहाँ पे। व्हाट यू हैव टू डेबिट, आपको डेबिट करना पड़ेगा एक असेट। आपने बोल दिया एडवर्टीजमेंट फिक्टिशियस असेट, 10 लाख रुपए आपने दिखा दिया कि मैंने खर्चा कर दिया है, पर मैं इसको धीरे धीरे अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करूंगा। तो 10 लाख रुपए का असेट, 10 लाख रुपए कैश। तो आप बोलोगे ये असेट कैसे हो गया, राइट, मैंने 10 लाख रुपए दे दिए पर मेरे पास कुछ आया तो नहीं, मैंने बोला, आया नहीं है, बट आप उस जो अपने पैसे खर्च किए उसको आप 10 साल तक यूज करने वाले हो। तो आप हर साल क्या करोगे, इसको 10 साल आप इसको माइनस करते जाओगे, तो आप क्या करोगे, टू फिक्टिशियस असेट। मान लो पहले साल में आपने बोला कि मैं 1 लाख रुपए क्रेडिट करता हूँ और एक्सपेंस 1 लाख से बुक कर, तो मैं क्या करूंगा, पूरे एक साल में मैं 1 लाख रुपए खर्चा बुक करूंगा और 1 लाख से अपनी असेट कम कर दूंगा। ऐसे धीरे 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 10 साल के अंदर ये पूरी असेट जीरो हो जाएगी। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। आप एक बार में खर्चा नहीं बुक कर सकते, बुक इट इन अ पीरियड जिसमें आप उसको यूज करने वाले हो। तो हम 10 साल में 10 लाख रुपए खर्चे बुक करेंगे, लाइक ऐसे, मान लो फर्स्ट ईयर 1 लाख, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो आपका अप्रोप्रिएटली एक्सपेंसेस भी रिकॉर्ड हो गए, और आपका अल्टीमेट लॉस भी नहीं दिखेगा कि आपने बहुत सारा लॉस एक बार में दिख रहा है। तो दिस इज योर फिक्टिशियस एसेट। सो फर्स्ट हमने समझा टेंजिबल, intangible and then fictitious. Now we will understand in tangible we have current asset and non-current assets. So what are current assets? Same जो current liability आपने समझी, which are going to be used in the 1 year. For example, आपके पास कैश पड़ा है, वो आपका असेट है, एक साल में यूज हो जाएगा। आपके पास चाय पत्ती पड़ी हुई है, आपके पास डेटर है, आपके पास शुगर है, आपके पास और भी बहुत सारे असेट हैं जो आप एक साल के अंदर यूज करने वाले हो। सिंपल। एंड नॉन करंट असेट्स, आपने आपने सपोज एग्जांपल आपने इन्वेस्ट किया था अपने फर्नीचर में, डॉली फर्नीचर लेके आया, तो वो एक साल में तो यूज होगा नहीं, या उसका जो कार्ट है वो एक साल में यूज होगा नहीं, दैट इज गोइंग टू बी यूज फॉर नेक्स्ट 10 ईयर 20 ईयर्स। तो हम उसका क्या करेंगे, अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे एज असेट फॉर नॉन करेंट असेट्स। जैसे टी कार्ट हो गया, उसके यूटेंसिल्स, बर्तन, फर्नीचर, जो कि एक साल के लिए नहीं है, वो लंबे समय के लिए है। तो दीज आर योर नॉन करेंट एसेट्स। अगर मैं बात करूं
इनकी एंट्री की। सो हाउ इट वर्क्स, तो एंट्री इज वेरी सिंपल। आप जब असेट लेके आओगे तो असेट, मान लो आप फर्नीचर लेके आए, तो असेट योर फर्नीचर विल बी डेबिटेड टू कैश और बैंक, वट एवर यू वांट से। इन द सेम वे if it's non-current assets, and for current asset also the entry will be same, कि आपके पास asset आ रहा है, आपके बिजनेस में asset बढ़ रहा है तो it will be debited, और आपके पास से asset एक जा रहा है, पैसा जा रहा है तो it will be credited। simple concept। I hope it's clear। अगर if there's any doubt in this portion, just let me know in the comment box, I will explain you with more examples। So we have covered assets, liabilities, capitals and drawing। Now we are going to understand कि आपका एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं, रिसीट क्या होती है, आपके डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं, expenses, prepaid expense। So now the next word is receipt। receipt means money received by the business, means 200 received from the customer by Dolly on order। उसने चाय बेची 10 कप और 20 रुपए का एक कप था, so he received 200 rupees, that's a receipt। so whatever the money we receive, that is receipt, just remember this। now we will cover expenditure। एक्सपेंडिचर क्या होता है, देखो एक्सपेंडिचर हमने देखा कि एक्सपेंस, एक्सपेंस दो तरह के हो सकते हैं आपके। फर्स्ट इज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड सेकंड इज योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो डिफरेंस क्या है दोनों में, क्या होता है, मान लो लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल। तो मान लो डॉली ने एक चाय बनाने वाली मशीन खरीदी। इज अ मशीन विच मेक्स टी, ओके, इसमें चाय बनती है। सो ही परचेज इट फॉर 10,000। तो दिस इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसने खर्चा किया। तो यहाँ पे क्या इम्पैक्ट होगा, मैंने बोला कि उसके पास से पैसा गया, अगर उसने मशीन खरीदी तो टू बैंक या कैश 10,000 रुपये चले गए। तो मैंने बोला दूसरा इम्पैक्ट क्या होगा इसका, आप खुद सोचो। तो उसके पास एक मशीन आ गई, राइट, मशीन इज असेट, तो 10K। अगर उसने कुछ खर्चा किया मिल्क लाने में, चाय पत्ती लाने में, टी लीव्स और कप्स, जो डेली एक्सपेंडिचर है बेसिकली उसके, तो दैट इज योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अगर हम कोई असेट पे खर्चा कर रहे हैं फॉर लॉन्ग टर्म बेनिफिट, जिससे हमें एक लंबे समय के लिए फायदा मिलने वाला है, दैट इज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। और जो आपके डे टू डे खर्चे हैं, दैट इज योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आई होप इट्स क्लियर। नाउ द नेक्स्ट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज लाइक सेम जो हमने फिक्टिशियस असेट पढ़ा था आपको, दैट इज योर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कि हमने शाहरुख खान को बुलाया फॉर एडवर्टीजमेंट, सो दिस इज सेम। सो वी अंडरस्टैंड कि दो तरह के एक्सपेंसेस होते हैं हमारे। हमने पढ़ा कि दो तरह के एक्सपेंसेस होते हैं मेरे। फर्स्ट इज योर रेवेन्यू एंड सेकंड इज योर, हमने पढ़ा एक्सपेंस, फर्स्ट इज योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड सेकंड इज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर हम पढ़ते हैं कि जो एक्सपेंस हो रहे हैं आपकी, चाहे वो रेवेन्यू हो या एक्सपेंडिचर हो, वो दो तरह के हो सकते हैं। एक होता है प्रीपेड और एक होता है आउटस्टैंडिंग। प्रीपेड मतलब मैंने पहले ही दे दिया खर्चा, मतलब अभी खर्चा हुआ नहीं बट मैंने पहले एडवांस में पे कर दिया पेमेंट, दैट इज योर प्रीपेड। तो मान लो जहाँ पे वो ठेला लगा रहा है, अपना कार्ट लगा रहा है, उसका रेंट डॉली ने 6 महीने पहले एडवांस में दे दिया, सो दैट इज योर प्रीपेड एक्सपेंस। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होगी, तो मैंने बोला मेरे पास से पैसा चला गया टू बैंक, कितना, मान लो 10,000 रुपीज उसने रेंट दे दिया। अब दूसरा इम्पैक्ट क्या होगा इसका, तो मैंने बोला क्या मेरे पास कोई खर्चा हुआ, मैंने नहीं, अभी तो खर्चा हुआ ही नहीं है क्योंकि रेंट तो अभी 6 महीने में खर्चा होना था मेरा, बट मैंने एडवांस दे दिया। तो दूसरा इम्पैक्ट क्या होगा, खुद सोचो आप लोग। सो सेकेंड इम्पैक्ट इज आपकी एक असेट खड़ी हो गई ना, कि आपने पहले ही दे दिया मेरे को रेंट, प्रीपेड एक्सपेंस, ये मेरे लिए एक असेट हो गई, जिसको मैं 6 महीने तक अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करूंगा हर महीने। तो जैसे फर्स्ट मंथ होगा, तो फर्स्ट मंथ में क्या एंट्री डालूंगा कि मेरा असेट कम कर दो, जो मैंने पहले ही बुक कर रखी है, मैंने बोला कि हर महीने का खर्चा मान लो दो 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 2,000 रुपये। तो अब मैं बुक करूंगा, एक्सपेंस 2,000 से मेरा मंथ के एंड में बुक हो गया और असेट मेरी 2,000 से कम हो गई। सेम आई विल डू इन सेकेंड मंथ, फिर मैं थर्ड मंथ में भी करूंगा, फोर्थ मंथ में भी करूंगा और 5 मंथ में भी करूंगा। लेट्स अज्यूम इट फॉर 5 मंथ्स ओनली। तो आपको क्या होगा, 10,000 रुपये जो आपने असेट बुक करा वो आपका अल्टीमेट खत्म हो जाएगा।
और आपका खर्चा हर 5 महीने में बुक हो जाएगा इन 5 months. So this is how it works. So this is your prepaid expenses. And now you will understand आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब आपने खर्चा कर दिया बट पेमेंट नहीं करी. जैसे मंथ के एंड पे रेंट पे ही बात करते हैं सपोज, ठीक है. तो इसका रेंट देना था उसको 31st सपोज जून को, 30th जून को. बट 30th जून को रेंट नहीं पे कर पाया, डॉली के पास पैसे नहीं थे फॉर एग्जाम्पल. तो यहाँ उसका खर्चा तो हो गया क्योंकि एक्सपेंस तो बुक कर चुका है वो इस महीने का एक्सपेंस ऑफ रेंट, रेंट एक्सपेंस 2000 रुपीज़ कर दिए. बट उसने पेमेंट नहीं करी, तो पेमेंट नहीं करी तो जिसको भी पेमेंट करनी है उसका यहाँ पे आ जाएगा वेंडर. वेंडर मीन्स जिसको पेमेंट करनी है, जिसको ये रेंट जाएगा, जो मालिक है बेसिकली उसका. तो हमने बोला यहाँ पे है रमेश. रमेश इज द वेंडर जिसको पेमेंट करनी थी 2000 रुपये. तो हमने बोला लाइबिलिटी खड़ी हो गई हमारे लिए एंड वी बुक द एक्सपेंसेस. आई होप इट्स क्लियर. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग. सो वी आर नाउ ऑन रेवेन्यू. रेवेन्यू मीन्स सिंपल, हमने 10 कप बेचे 20 रुपए के. So we have earned 200 rupees. So that is your revenue. Income. इनकम मतलब क्या हुआ? इनकम इज बिट वाइडर टर्म. इनकम मतलब आपने कितना कमाया. तो हम यहाँ पे एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं जो हमने पिछली क्लास में बनाई थी. हमने बोला सेल करा हमने 200 रुपये का. हमने खर्चे करे मान लो सब कुछ मिला मिलू के 100 रुपीज़ के, लेट्स अज्यूम इट. और तुम्हारा प्रॉफिट कितना हुआ? सो योर प्रॉफिट इज, प्रॉफिट से पहले ना एक चीज़ और जोड़ लेते हैं. मान लो आपने ना अपना कुछ एक सेकंड हैंड मशीन बेच दिया आपने. आपके पुरानी मशीन थी, यू सोल्ड ओल्ड गार्बेज. मान लो गार्बेज आपने बेचा, तो उस गार्बेज से आपको 20 रुपये मिल गए. तो अल्टीमेट प्रॉफिट कितना हुआ? मेरा प्रॉफिट हुआ मेरा 120 रुपये का. तो दिस 120 इज योर इनकम. एंड देन व्हाट इज प्रॉफिट? फिर प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट मीन्स आपने जो अपने मेन बिजनेस से कमाया. 100, 200 - 100 दैट इज योर 100. 100 इज योर प्रॉफिट. बट इफ आई टॉक अबाउट इनकम, तो इनकम इज योर 120. 120 मतलब इनकम इज अ वाइडर टर्म. इनकम के अंदर सब कुछ आता है. आपने जितना भी सामान कमाया, जो भी बेच के आपने कमाया, आइदर इट्स योर गार्बेज, इट्स योर नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग इनकम आपने बिजनेस से कमाया, आपने अदर देन बिजनेस से कमाया, एवरीथिंग कवर्स हियर. सो आपका इनकम में सब कुछ आता है. तो योर इनकम इज 120. बट अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो प्रॉफिट इज ओनली 100. सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ. गेन मीन्स फ्रॉम नॉन रेगुलर एक्टिविटीज. मतलब आपने कुछ ऐसा कमा लिया जैसे आपने मान लो ये दिस 20 रुपये इज योर गेन, जो आपने अदर देन योर बिजनेस एक्टिविटी से कमाया. आपने गार्बेज बेचा, कूड़ा बेचा, उसको 20 रुपये मिले, तो दैट इज योर गेन. तो आपको याद रखना है इनकम इज वाइडर टर्म जिसके अंदर प्रॉफिट भी आता है एंड गेन आता है. लॉस पता ही है आप लोगों को. लॉस हो गया मीन्स हमारे खर्चे इनकम से ज्यादा थे, देन इट्स योर लॉस. सो आई विल टेल यू. मान लो आपका सेल करी आपने 200 की, बट आपके एक्सपेंस हो गए 250. सो 50 इज योर लॉस. दिस इज अ नेगेटिव. सो आई होप इट्स क्लियर. परचेज मतलब हम जो सामान खरीद के लाए. गुड बॉट फॉर रीसेल और प्रोडक्शन. डॉली बाइज टीज लीव्स शुगर मिल्क फॉर हिज शॉप. जो उसने चाय पत्ती शुगर जो भी सामान खरीदा, दैट इज योर परचेज. बट इज परचेज रिटर्न, अगर सामान कुछ खराब निकल गया, मान लो हमारी चाय पत्ती पुरानी खराब थी, सो वी विल सेंड इट बैक टू द सप्लायर. हमने सप्लायर को वापस भेज दिया. तो पहले देखते हैं कि परचेज की एंट्री क्या होनी चाहिए. अगर मैं परचेज कर रहा हूँ, सो मेरे पास से पैसा जा रहा है टू बैंक या कैश. तो मैंने बोला मेरे पास से मान लो 500 रुपये चले गए. दूध लेके आया मैं, तो मतलब बट मेरे पास दूध आया, तो दूसरा इम्पैक्ट क्या होना चाहिए? मेरा एक तरफ से पैसा गया, बट सेकंड इम्पैक्ट इज योर मिल्क. आपके पास मिल्क आ गया 500 रुपये का, विच इज योर असेट. असेट इंक्रीजिंग, सो इट विल बी डेबिटेड. अगर सपोज मेरा दूध फटा हुआ निकला, मैं परचेज रिटर्न करता हूँ, सो व्हाट विल बी द एंट्री? तो रिवर्स हो जाएगी एंट्री, क्योंकि आप परचेज रिटर्न करोगे तो आपके पास पैसा वापस आ जाएगा. आपके पास पैसा आ जाएगा, तो वापस दुकान वाला आपको पैसे देगा या मिल्क देगा? बैंक टू मिल्क, मिल्क चला गया आपके पास से और पैसा वापस आ गया. दैट इज योर परचेज रिटर्न. सेल्स वी हैव कवर्ड.
सेल्स रिटर्न सेम, सेल्स की एंट्री क्या होती है कि आप जब सेल्स करते हो तो आपकी एंट्री होती है कस्टमर टू सेल्स या फिर कैश टू सेल्स। मैं आपको इसको डिटेल में समझाता हूँ थोड़ा। जब आप सेल करोगे, सपोज आपने कप बेचे, 200 कप्स बेचे एट द रेट 10, तो अब 200 रुपये की आपकी सेल हुई। तो इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए? मैंने बोला मेरे पास पैसा आएगा, तो मैंने बोला कैश मेरे पास आ गया है, बैंक आ गया, कितना? 200 रुपीज़। तो मैंने बोला पैसा तो आया, बट मेरी दूसरी ट्रांजेक्शन क्या होगी? मतलब ये मेरी सेल हुई है, मेरी इनकम है। अगर इनकम आपकी बढ़ रही है, इट विल बी क्रेडिटेड। तो दो चीजें जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, एक इनकम एंड लाइबिलिटी। तो आपकी यहाँ पे इनकम हो रही है, तो टू सेल 200 रुपये। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अगर सेल रिटर्न होगा तो दिस एंट्री विल बी रिवर्स्ड, सेल टू कैश और बैंक। पैसा चला जाएगा, जो आप वापस करोगे, मान लो आपको चाय आपने जो बेची उसने वापस कर दी, तो आपको पैसे वापस करने पड़ेंगे। तो 200 रुपये आपके पास से गए, और सेल मतलब आपने जो दिखाई थी, आपने इनकम बुक करी थी, वो वापस हो जाएगी, क्योंकि अब इनकम तो रही नहीं, क्योंकि आपने वापस कर दिया। सो सेल एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज ऑलमोस्ट सेम। सेम आप एज्यूम करके चलो। वी विल कवर इन द नेक्स्ट पार्ट और इन द नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस, बट एज्यूम इट्स सेम, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड सेल्स। नाउ द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज गुड्स आइटम बाउट फॉर रीसेल। आप जो सामान खरीद के लाए, चाय पत्ती, शुगर, दूध, दिस इज योर गुड्स। स्टॉक इन्वेंट्री, आपके पास जो सामान बचा हुआ है बेचने के लिए, नॉट फॉर बेचने के लिए, बट आपके पास जो इन्वेंट्री बची हुई है बुक्स के अंदर। मैं बोलता हूँ मैं 100 किलो चीनी लाया था, बट एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द डे मेरे पास अभी 10 किलो बची हुई है चीनी। सो दैट्स योर स्टॉक, विच वी ऑल्सो कॉल इट इन्वेंट्री। कि आपके पास कितनी इन्वेंट्री पड़ी हुई है। आई होप इट्स क्लियर। ट्रेड रिसीवल्स, ट्रेड रिसीवल्स वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टैंड योर कस्टमर्स। ट्रेड पेबल्स मींस वेंडर जिनको पेमेंट करनी है, एंड ट्रेड रिसीवल्स जिनसे आपको पैसे लेने हैं, इसको हम डेटर्स भी बोलते हैं, जिनसे हमें पैसे लेने हैं। सपोज जो आपने सेल करी वो आपने उधार पे करी, आपको पैसे नहीं मिले, तो आप क्या एंट्री डालोगे? कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्योंकि पैसा तो आया नहीं आपके पास, कैश तो आया नहीं। तो आप यहाँ पे उसका जो भी बंदा है, मान लो राहुल नाम है इसका, तो राहुल को आपने चाय बेची, पर उसने बोला मेरे खाते में लिख लो। सो व्हाट वी विल डू, वी विल रिकॉर्ड अ ट्रांजेक्शन की 10 रुपए की चाय थी, 10 रुपए की सेल, बट पैसे अभी आए नहीं, तो वी हैव क्रिएटेड डेटर, राहुल इज अ डेटर। ट्रेड पेबल्स, क्रेडिटर्स, वी ऑलरेडी कवर्ड दिस पॉइंट। कॉस्ट, यू नो, एक्सपेंसेस, अमाउंट स्पेंड टू प्रोड्यूस और बाय गुड्स, मतलब आपको जो चाय बना रहे हो, बेच रहे हो, उसकी कॉस्ट क्या आ रही है मेरी। So like cost of making 1 cup of tea is rupees 8 rupees milk. So this is your cost. Voucher is like evidences. आप जब चाय बेच रहे हो तो आप जैसे अगर किसी प्रोफेशनल शॉप पे जाओगे, मान लो आपने जो चाय खरीदी, जो कॉफ़ी ली आपने, अगर आप मैगडी से ले रहे हो या फिर आप स्टारबक्स से ले रहे हो, तो वहाँ पे आपको एक बिल मिलेगा, योर बिल। सो दैट बिल इज, योर बिल इज वाउचर। सो वाउचर मीन्स एविडेंस जो आपको मिल रहा है। डिस्काउंट, डिस्काउंट मीन्स आपको 10 रुपए की चाय उसने 8 रुपए में दी, तो दैट 2 रुपीज इज योर डिस्काउंट। तो इसका रिकॉर्ड कैसे करेंगे हम लोग? इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी अगर मैं बात करूं डिस्काउंट की? सो व्हाट विल बी द अकाउंटिंग एंट्री? तो मान लो 10 रुपए की चाय आपने बेची, तो 10 रुपए की चाय बेची आपने, उसने 8 रुपए दिए, तो 8 रुपए आपके पास आए, तो आप 8 रुपए से तो दिखा दोगे मेरे पास 8 रुपए आए, डेबिट। टू सेल्स, आपने चाय जो बेची उसकी कीमत थी 10 रुपए, तो अब डिफरेंस आ गया 2 रुपए का, क्योंकि दो इम्पैक्ट्स होने थे, बट डिफरेंस 2 रुपए का है आपका, तो 2 रुपए क्या है? मैंने 2 रुपए इज लॉस फॉर मी, मैंने डिस्काउंट पे दिया उसको। तो अगर मेरा एक्सपेंस हो रहा है या लॉस हो रहा है, दैट विल बी डेबिटेड। तो 2 रुपए का खर्चा इज योर लॉस, 8 रुपए की चाय आपके पास पैसे आ गए, एंड 10 रुपए इज योर इनकम। सो वी हैव रिकॉर्डेड ऑल द इम्पैक्ट्स। आई होप इट्स क्लियर। अब बैड डेट लेते हैं। मान लो जो आपने चाय राहुल को बेची थी 10 रुपए की, वो उसने पैसे देना भूल गया, या उसके पास पैसे नहीं थे, वो भाग गया। तो आपने रिकॉर्ड क्या किया था उस समय ट्रांजेक्शन? इफ यू रिमेंबर, राहुल अकाउंट डेबिट कस्टमर टू सेल्स 10 रुपए।
बट अब तो वो भाग चुका है, आपके पास पैसे आने नहीं, आपको पता है पैसे मिलने ही नहीं है मेरे को, तो व्हाट यू विल डू, यू विल रिकॉर्ड एज अ बैड डेट, मेरा लॉस हो गया, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे मेरा बैड डेट, मतलब मेरा ये लॉस है, दिस इज लॉस। लॉस आपको पता है जब भी आपका लॉस होता है इट विल बी डेबिटेड, एक्सपेंसेस लॉसेस और असेट इंक्रीज होती है दैट विल बी डेबिटेड। तो बैड डेट आपने क्या 10 रुपए का टू राहुल, राहुल आपने जो पहले बैलेंस खड़ा कर रखा था कि राहुल से मेरे को लेना है, डेबिट किया था, उसको क्रेडिट कर दो, वो उसका इम्पैक्ट हो जाएगा जीरो। पहले आपने राहुल को डेबिट किया फिर क्रेडिट किया, तो वो जीरो हो गया और आपका 10 रुपए का लॉस बुक हो गया। बैलेंस शीट, we have already covered what is balance sheet in the previous video. Book value, we will understand this point in depreciation. Book value मतलब ये होता है कि आपने मान लो आपने जो एक मशीन खरीदी थी चाय बनाने वाली, 10,000 की आपने खरीदी थी, और उसके आपको पता था कि ये मेरी 10 साल तक चलेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पहले साल आपने उसको यूज किया, तो आपने इसका कोई एक्सपेंस अपने बुक्स में बुक किया, नहीं बुक किया, आपने सीधे जब आपने खरीद के लाए थे तो आपने डाला मशीन टू कैश, 10,000 रुपये से खर्चा चला आपका, कैश चला गया, एंड यू बुक्ड एज एन एसेट ऑफ 10,000 रुपीज। बट इन द फर्स्ट ईयर व्हेन यू हैव यूज्ड, आपने यूज कर लिया, उससे प्रॉफिट कमा लिया चाय बेच के, देन यू रियलाइज कि यार मैंने इसका खर्चा तो बुक्स में डाला ही नहीं, सो व्हाट यू विल डू, तो आपको पता है 10 साल चलनी है, तो 10 साल चलनी है तो हर साल इसका मेरा खर्चा हो गया 10,000 डिवाइडेड बाय 10 ईयर्स, तो 1 साल का खर्चा हो गया मेरा कितना, 1,000 रुपये। तो हम यहाँ पे 1,000 रुपये इसका एक्सपेंस बुक करेंगे और उस एक्सपेंस को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन टू मशीन। ऐसा हमने क्यों किया, खुद सोचो, मशीन जब लेके आए थे तो मैंने बोला मेरे पास 10,000 की मशीन है, बट अब मुझे पता चला कि उसकी 1,000 से वैल्यू कम हो गई है, तो मैंने 1,000 से उसकी वैल्यू क्रेडिट कर दी। और डेप्रिसिएशन इज योर एक्सपेंस, आप खर्चा दिखा रहे हो, तो 1,000 विल बी डेबिटेड। दिस इज हाउ इट विल वर्क, आपका हर 10 साल पे मतलब कॉन्टिन्यूस टिल 10 ईयर आपकी ये एंट्री पोस्ट होगी, इसके अंदर 10,000 1,000 1,000 1,000 1,000, एंड यू विल रिकॉर्ड योर एक्सपेंसेस अकॉर्डिंगली, जिससे कि आपका जो प्रॉफिट आएगा एक्यूरेट आएगा। आप 10,000 रुपये मशीन पे खर्च कर रहे हो, बट उसका खर्चा कब बुक कर रहे हो, बिकॉज आप जब निकाल रहे हो कि मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, तो यू मस्ट नो कि मेरा अल्टीमेट खर्चा कितना हुआ। जैसे हमने एक देखा था, हमने शाहरुख खान को बुलाने पे खर्चा किया 10 लाख का, बट वी नीड टू रिकॉर्ड दैट एक्सपेंसेस ईयरली, 10 लाख हम एक साल में बुक नहीं कर सकते, हर साल बुक करेंगे टू गेट एक्यूरेट प्रॉफिट। आई होप इट्स क्लियर। आपका एक्यूरेट प्रॉफिट क्यों निकालना जरूरी है, ताकि आप बता सको कि मेरे को कितना टैक्स पे करना है, मेरा कितना प्रॉफिट मैंने कमाया, मैं डॉली को बता सकूँ, मतलब बिजनेस बता सके डॉली को दैट हाउ मच प्रॉफिट आई हैव अर्नड आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द एक्सपेंसेस। Credit debit we also covered, depreciation we covered in this transition. Entry, I hope it's clear. Recording of transaction books. Insolvent means राहुल, राहुल जो बैड डेट हो गया था आपका, उसके पास पैसे नहीं थे वो भाग गया, तो दैट इज योर इंसॉल्वेंट। सो इन आर केस इफ यू कैन सी, डॉली लॉसेस मेक हिम अनेबल टू पे क्रेडिट, डॉली के पास इतना कर्जा हो गया वो पैसे वापस पे ही नहीं कर सकता, सो ही बिकम इंसॉल्वेंट। सॉल्वेंट मीन्स व्हेन डॉली हैव मनी टू रीपे देयर क्रेडिटर्स, जो अपने क्रेडिटर्स को पैसे वापस कर सकता है, सो ही सॉल्वेंट, देन ही सॉल्वेंट। प्रोप्राइटर मीन्स ओनर ऑफ बिजनेस, मालिक, डॉली इज प्रोप्राइटर हियर। So we have covered all the transactions. I will put this PPT, this notes in the description of video. I would request you all कि आप एक बार इसके साथ go through करो. You will get more clarity and perfect clarity on this. Thank you. Have a great session with you all.